Hi everyone, let us start with chapter 11 Monetary and Fiscal Policy of the book Dornbusch. This chapter is done from the book Dornbusch, Fisher and starts. As we know from the name Monetary and Fiscal Policy, जब भी किसी इकोनॉमी में गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है इट लीड्स टू फिस्कल पॉलिसी डिसीजन, और जब भी किसी इकोनॉमी में डिसीजन सेंट्रल बैंक से लिए जाते हैं, इंडिया का आरबीआई है, तो इट इन्वॉल्व्स मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन. सो बोथ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी कैन बी यूज टू स्टेबलाइज द इकॉनमी. अगर आप फिस्कल पॉलिसी से चाहो तो भी आप इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सकते हो, एंड इवन विद द मॉनेटरी पॉलिसी. For starting the chapter, we have to derive the monetary and fiscal policy formula. In the last chapter, we have derived the equation of IS and LM. IS, y is equals to alpha g a bar minus bi, and I is equals to LM का equation है k by h y minus m upon p h. अब हमारी जो equation है LM की, उसको हमें उठा के डालना है IS के I में. So let us start by deriving the monetary and fiscal policy multipliers. Substituting the equations, y is equals to alpha g a bar minus bi. Now let us substitute the value of I, that is interest rate, from the LM curve as it is. उसको हमें पूरा यहाँ पर लिख देना है जो भी हमारी वैल्यू थी, दैट इज़ k बाय h y माइनस m मनी सप्लाई अपॉन पी एच विच इज़ कॉन्स्टेंट. ब्रैकेट ओपन करना है. नाउ वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट्स. अल्फा जी a bar minus b k h y plus b m s upon p h upon this. अब हम पूरा ही अल्फ़ा जी को खोल देंगे. अल्फ़ा जी a bar माइनस अल्फ़ा जी b k y upon h प्लस अल्फ़ा जी b मनी सप्लाई अपॉन पी एच. अब जो भी हमारी y की टर्म है उसको इकट्ठा करना है. तो हमारी इस वाली क्वेश्चन में y की ये वाली टर्म है, एज वी ऑल कैन सी दिस इज़ द टर्म ऑफ y. वी आर गोइंग टू टेक इट हियर. y प्लस अल्फ़ा जी बी के वाई अपॉन एच इज इक्वल्स टू, बाकी सारी चीज़ें सेम रखनी है, ए बार प्लस अल्फ़ा जी बी मनी सप्लाई जो हमारी है उसको हमें एज इट इज़ रखना है. आगे क्या करना है, y को कॉमन ले लेंगे. वी हैव टू टेक y. ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस अल्फ़ा जी बी के वाई अपॉन एच इज इक्वल्स टू ए बार अल्फ़ा जी प्लस अल्फ़ा जी बी एम मनी सप्लाई बाय पी एच. राइट, ये हमारा बच गया. अब इसके बाद हमें क्या करना है, जहाँ पे ब्रैकेट में मल्टीप्लायर है हमें पूरा आर एच एस में जाके उससे डिवाइड कर देना है. सो व्हाट इज़ द ओनली टर्म रिमेनिंग हियर इज़ वाई ए बार अपॉन वो पूरा टर्म जो हमारा था उसको लेके जाना है. ए बार और अल्फ़ा जी भी है यहाँ पे, एंड द रिमेनिंग टर्म इज़ अल्फ़ा जी बी के अपॉन एच प्लस न्यूमरेटर हमारा क्या है, इट्स अल्फ़ा जी बी मनी सप्लाई अपॉन पी एच. और पूरा न्यूमरेटर लिख दिया. अब पूरा डिनोमिनेटर में लिखना है अल्फ़ा जी बी के अपॉन एच. ये हमने पूरा टर्म लिख दिया. अब क्या कर सकते हैं हम, एक और चीज़ व्हाट वी कैन डू इज़, वी कैन यूज़ दिस टर्म, दिस सम, और इसको हम एक नाम दे सकते हैं क्योंकि ये टर्म हमारी दोनों में कॉमन है. राइट, इसको उठा के हम क्या गामा का नाम दे सकते हैं. अल्फ़ा यूज़ हो गया, सब कुछ यूज़ हो गया. तो हमारी क्वेश्चन में व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट, सॉरी,
going to write this equation. गामा लेंगे, इसको हम क्या पूरा जो हमारे टर्म है अल्फ़ा जी 1/1 प्लस अल्फ़ा जी बी के अपॉन एच, इसको हमने दे दिया गामा का नाम। तो हमारी मेन इक्वेशन में अब क्या बचा है, गामा क्या बचा है, y इज इक्वल्स टू गामा ए बार प्लस गामा एंड द रिमेनिंग टर्म दैट इज बी, यस दिस। सो इसको हमें ध्यान से देख के रखना है क्योंकि इसी से हम डिराइव करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी का मल्टीप्लाई। अगर हम बात करें इस गामा की, ये वाला गामा बेसिकली अगर ये गामा चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन g देख रहा है तो ये इसको हम बोलेंगे फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर, राइट। दिस इज़ अ फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर। सो क्या कह सकते हैं, ये पूरा जो एज इट इज़ आपका अल्फ़ा है, ये गामा है, ये आगे वाला, दिस गामा इज़ रिप्रेजेंटिंग योर फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर दिस, बट आपका जो ये वाला गामा है दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग योर मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर। सो हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, इफ आई ऐड वन मोर पेज एंड राइट इट अगेन, दिस कैन बी रिटन एज your fiscal policy multiplier is, फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर क्या मैंने बताया, चेंज इन y अपॉन चेंज इन g, दैट इज़ आपका पूरा अल्फ़ा g है, और 1 अपॉन अल्फ़ा g जो भी आपका था b k और h। इसका आप अगर LCM ले लोगे पूरा तो LCM लेके क्या नया टर्म बन जाएगा, h अल्फ़ा g h प्लस अल्फ़ा जी बी के। सो दिस इज़ योर फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर, आपका फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर डिराइव हो गया। अगर ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बुक में हो सकता है, चैप्टर नंबर 13 के एंडिंग में भी यही है, सॉरी चैप्टर नंबर 10 के एंडिंग में भी यही है, और चैप्टर नंबर 11 हम इसी से स्टार्ट करें। द रिमेनिंग पार्ट विच इज़ योर मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर इज़, बाद वाला जो पूरा टर्म है वो आपका मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर है, जो आपको शो कर रहा है ये वाला टर्म है ना b अपॉन एच, ये तो एग्जैक्टली यही है आपका b अपॉन एच रहेगा। आप सारी चीज़ें सॉल्व कर लोगे, गामा की वैल्यू डाल देना, उसको पूरा b बाय एच से मल्टीप्लाई करना, जो सॉल्व करके आएगा वो आपका कुछ ऐसा रहेगा, b अल्फ़ा जी h प्लस के b अल्फ़ा जी, ठीक है। ये आपका हो गया मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर। तो याद रखना है b बाय एच, ये दिस इज़ योर MPM मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर, एंड ओनली दिस इज़ योर फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर। अब बात करते हैं एक और चीज़ की, हमने पहले वाले चैप्टर में मल्टीप्लायर जो पढ़ा था, हमारा जो अल्फ़ा रिप्रेजेंट करा था दैट वाज जस्ट 1/1/c, और मैक्सिमम अगर हम अल्फ़ा जी को लेके चल रहे थे दैट वाज 1/1 माइनस ये वाला हमारा था व्हेन टैक्सेस आर इंक्लूडेड। तो इससे मैं क्या बोल सकती थी, ये अगर न्यूमरेटर में बहुत कम वैल्यूज़ हैं टू डिवाइड, राइट, अगर बहुत कम वैल्यू से आप डिवाइड करोगे तो आपका ओवरऑल मल्टीप्लायर की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो इसमें अगर आपका कंजम्पशन थोड़ा भी चेंज हो रहा है या MPC में कुछ भी चेंज हो रहा है, इसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट ऑन इनकम विल बी मच हाई। बट यहाँ पे जो हमने पूरा गामा का टर्म लिया है वो गामा में अल्फ़ा जी भी इंक्लूडेड है, तो पूरा गामा अगर मैं आपको दोबारा रिप्रेजेंट करके दिखाऊँ, या गामा वॉज दिस होल टर्म अल्फ़ा जी, sorry, your gamma was the whole term alpha g upon 1 plus alpha g b h upon k, ये पूरा है। तो जिसमें अगर आपसे क्वेश्चन में आए कि अल्फ़ा की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है एज अ मल्टीप्लायर या गामा की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, तो यू विल ऑलवेज से अल्फ़ा एज अ मल्टीप्लायर इज़ मच हायर देन द गामा, क्योंकि अल्फ़ा में इट्स डायरेक्टली जस्ट लाइक दिस, बट इसमें एक ह्यूज टर्म डिवाइड हो रही है, न्यूमरेटर में काफ़ी सारी वैल्यूज़ है, तो ओवरऑल इम्पैक्ट मल्टीप्लायर का विल बी लेस, राइट। इसको मेमोराइज करके रखना है, गामा में कम है तो किनीशियन मल्टीप्लायर ये वाले जो है किनीशियन मल्टीप्लायर में ज़्यादा इम्पैक्ट होगा इनकम पे, मोर इम्पैक्टफुल ऑन इनकम। ये हमने कर लिया मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। अगर मैं आपको एक बात बताऊँ कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी तरीके की पॉलिसी है जिसमें सेंट्रल बैंक हमारी कंट्री के मनी सप्लाई को ईदर
बढ़ाती है या कम करती है, दो तरीके से। फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है कि गवर्नमेंट काम करती है दो तरीके से, टैक्स और अपनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी कि अपने एक्सपेंडिचर को वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती है। सपोजिटली अगर उसको अपनी इकनॉमी, और ये डिसीजंस लिए जाते हैं अपनी इकनॉमी की कंडीशन देखकर, अगर वो टैक्सेस बढ़ा रही है तो कंट्री में इनकम कम हो जाएगी, टैक्सेस कम करे तो लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी तो इनकम विल बी हायर इन द इकॉनमी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होगी तो इनकम विल बी लेस इन द इकॉनमी सर्कुलेटिंग। इफ़ यू स्टार्ट अगेन द रीडिंग, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशंस होते क्या हैं, जब भी आपकी कंट्री में कैसे डिसीजंस दिए जाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में आपको इंक्रीज़ करना है मनी सप्लाई, एंड वो आप कैसे कर सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इंक्रीजिंग इनकम, मनी सप्लाई इन द इकॉनमी, कैसे अपनी मनी सप्लाई को बढ़ाओ, उसकी वजह से आपकी इनकम बढ़ जाएगी। कैसे कैसे हो सकता है, हमने पढ़ा ओपन मार्केट ऑपरेशंस को अगर आप यूज़ करोगे तो आपकी मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। व्हाट इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशन? इट इज़ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। आपने बाय करा तो भी मनी सप्लाई में चेंज आएगा, चाहे वो इंक्रीज और डिक्रीज हो, और सेल करोगे तो भी आपकी इकनॉमी में मनी सप्लाई में चेंज आएगा। द नेक्स्ट इज, नाउ वी आर स्टार्टिंग द इम्पैक्ट्स। योर मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लाई जो मैंने आपको लिख के दिखाया है, दिस इज़ बी अल्फ़ा जी अपॉन एच प्लस अल्फ़ा जी बी के, ये पूरा याद रखना है। और यहाँ पे अल्फ़ा जी आपका नॉर्मल ये वाला था, जितना हमने समझा है कि अल्फ़ा जी वो ज़्यादा वैल्यू हाई दिखाएगा, यहाँ से आपकी पूरी डेरिवेशन यू हैव टू मेमोराइज बिकॉज ये पेपर में आ सकती है। द नेक्स्ट पार्ट वी आर स्टार्टिंग विद इज़ द ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफन आस्क्ड इन द क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। ट्रांसमिशन मैकेनिज्म इज़ द प्रोसेस, एक ऐसा तरीका है जहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ चेंज करा जाता है और उसके थ्रू इम्पैक्ट आता है आपका एग्रीगेट डिमांड पर। फॉर एग्जांपल इफ़ आई एक्सप्लेन इज, अगर आपकी इकनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ा दी, यहाँ से हम इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे लिख के, अगर आपकी इकनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाती है, इफ़ द मनी सप्लाई हैज़ इंक्रीज्ड, मनी सप्लाई के बढ़ने से अगर मैं आपके ISLM पर आऊँ तो आपके ISLM में क्या होता है, दिस इज़ योर IS एंड दिस इज़ योर LM कर्व, राइट। Because of the increase in the money supply, the LM curve will shift rightward. Obviously, money supply बढ़ गई है तो आपका कर्व rightward shift हो जाएगा, ऐसा। और यहाँ पे एक्सिस पे क्या है, एक पे इंटरेस्ट रेट है और एक पे इनकम है। जैसे ही आपने मनी सप्लाई बढ़ी, इफ़ यू कैन सी द लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट हैज़ रिड्यूस्ड एंड द इनकम लेवल हैज़ इंक्रीज्ड। इंटरेस्ट रेट I0 से I1 पे फॉल हुआ है और इनकम आपकी Y0 से Y1 पे बढ़ गई है, राइट। इनकम हैज़ इंक्रीज बट द इंटरेस्ट रेट्स हैव फॉल। जैसे ही आपने मनी सप्लाई को बढ़ाया तो इसका रिजल्ट हम क्या देख सकते हैं कि आपकी जो भी इकनॉमी में है इंटरेस्ट रेट्स वो फॉल हो गए। जैसे इंटरेस्ट रेट फॉल होंगे तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कैसे हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट के बढ़ते ही आपका, अगर मैं आपको याद दिलाऊँ, AD कर्व में क्या होता था, C प्लस I प्लस G प्लस NX, राइट। ये आपका पूरा AD कर्व था। जैसे ही आपका इंटरेस्ट रेट फॉल हुआ, इन्वेस्टमेंट बढ़ी मतलब ये वाला फैक्टर बढ़ा, जिसकी वजह से आपका एग्रीगेट डिमांड ओवरऑल इंक्रीज़ हो गया। सो दिस इज़ बेसिकली योर ट्रांसमिशन मैकेनिज्म जो हम रीड कर रहे थे। ट्रांसमिशन मैकेनिज्म में आपका मॉनेटरी पॉलिसी इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड पर भी फ़र्क पड़ता है। आपका रियल मनी सप्लाई बदलेगा, जिसकी वजह से आपके इंटरेस्ट रेट पे फ़र्क होगा। इंटरेस्ट रेट के फ़र्क पड़ने से आपकी एग्रीगेट डिमांड पे फ़र्क पड़ेगा। एग्रीगेट डिमांड जैसे कि बढ़ा था तो हमारा आउटपुट भी बढ़ जाएगा, राइट। The next case, the very important and different topics that are included in this unit is two different cases to study. एक, अभी हमने नॉर्मल IS-LM कर्व कैसे पढ़े थे, दिस वॉज योर IS एंड दिस वॉज योर LM। आपने IS पढ़ा और ये LM पढ़ा। क्या हर मार्केट में हर टाइम ऐसा ही सिनेरियो एग्जिस्ट करता है? क्या किसी और इकोनॉमिस्ट ने इसमें चेंज मेजर नहीं करा? ऐसा नहीं है। देयर आर सर्टेन टू एक्सट्रीम केसेस हमने मेजर करे हैं, जिसमें थोड़ा सा आपकी इकनॉमी अलग तरीके से काम करती है। फॉर एग्जांपल, अ केस वेयर योर LM इज़ कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल, कुछ ऐसा, आपका LM हॉरिजॉन्टल है। इस केस को, जहाँ पे आपका LM हॉरिजॉन्टल है, इसको हम लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं। दिस इज़ योर इंटरेस्ट एंड दिस इज़ योर इनकम। लिक्विडिटी ट्रैप
एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे इंटरेस्ट रेट इतना गिर गया है कि स्पेकुलेटिव डिमांड आपका इनफाइनाइट हो चुका है, राइट। और उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट के कम होने की वजह से मार्केट में बिल्कुल भी कुछ भी इम्पैक्ट नहीं हो पा रहा है। इफ़ यू रीड हियर, हमारे पास कौन कौन से एक्सट्रीम केसेस में आता है। सबसे पहला आता है कीनीशियन का केस, जिसको बोलते हैं हम लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप में आपका इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा फॉल कर चुके हैं कि आपका जो एलएम है वो कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल हो जाता है। दिस योर एलएम कर्व इज़ कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल। आप इंटरेस्ट के मिनिमम पॉइंट पर हो, एकदम हॉरिजॉन्टल है। और दूसरा केस, एक तो ये पहला केस हो गया, राइट। एक दूसरा केस है क्लासिकल केस, जहाँ पे पूरा आपका जो एलएम है वो वर्टिकल होता है। लेट अस सी दोज टू केसेस। व्हेन योर एलएम कर्व इज हॉरिजॉन्टल विच इज़ नोन एज लिक्विडिटी ट्रैप, and when your LM curve is vertical, it means it is the classical case, and this liquidity trap is a Keynesian case. इसको हम क्या बोलते हैं? Keynesian case. दिस इज़ क्लासिकल केस, वर्टिकल LM, आपका पूरा LM वर्टिकल है। अब बात करते हैं, सपोज इस केस में जब भी आपका LM कर्व पूरा हॉरिजॉन्टल है। अभी पहली बात तो अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ऐसा हुआ क्यों, अगर आपको मैं बहुत ईज़िली समझाऊँ कि आपने जो अपना LM बनाया है वो हॉरिजॉन्टल है और आपका IS एज़ यूजुअल नॉर्मल है। मार्केट में एक ऐसा केस आया जहाँ पे एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगती है। जैसे एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगती है उसकी वजह से आपका IS कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। और इधर भी हम ऐसे करते हैं, वर्टिकल वाला है जहाँ पे क्लासिकल केस हम बोलते हैं। यहाँ पे भी आपका नॉर्मल IS है और यहाँ पे भी एक एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगी जिसकी वजह से आपका IS कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। दीज आर द normal things that we have studied right now. This is your IS and this is your IS1. This is your IS and this is your IS1. ये आपका LM नॉर्मल LM, और ये आपका इंटरेस्ट रेट है, ये आपका इनकम है, ये आपका इंटरेस्ट रेट है और ये आपका इनकम है। वाई नॉट, राइट। अब आप देखो, जब आपका हॉरिजॉन्टल LM है तो पहले आपकी इनकम इतनी थी, जैसे ही एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगी तो आपकी इनकम इकोनॉमी में बढ़ गई और इंटरेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आया। इंटरेस्ट में नो इम्पैक्ट है। जब भी इंटरेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आया इसका मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट कभी फॉल ही नहीं होंगी ना राइज होंगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो काम ही नहीं कर रहा है यहाँ पर। और अगर हम इस केस में लेके चले, यहाँ पे आपका LM कर्व वर्टिकल है, इसकी जैसे अगर हम केस देखें तो हमारा सिर्फ इंटरेस्ट रेट ही बढ़ रहा है, इनकम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो एक आपकी इकनॉमी सफ़र कर रही है। वाई? बिकॉज द इंटरेस्ट रेट्स हैव इंक्रीज्ड एंड इनकम हैज़ नो इम्पैक्ट। व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर इंक्रीजिंग आपकी इन्वेस्टमेंट फॉल हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फॉल हो जाएगी मतलब AD फॉल हो जाएगा। AD फॉल हो रहा है इसका मतलब आपकी इकनॉमी में आउटपुट ग्रोथ हो ही नहीं रही, मतलब कि Y भी फॉल हो रहा है, विच इज़ नॉट गुड, नहीं अच्छा है। यहाँ पे भी क्या हो रही है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लग रही है, यहाँ पे भी आपकी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लग रही है। दोनों केसेस में आप देख सकते हो इट इज़ हाईली इफेक्टिव, नो क्राउडिंग आउट, एंड यहाँ पे बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। द टर्म दैट आई यूज्ड, क्राउडिंग आउट, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो हमें समझना पड़ेगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म क्राउडिंग आउट? क्राउडिंग आउट एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे सपोज़ एक मार्केट है जहाँ पे आपका नॉर्मल IS है, LM है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगती है, IS आपका अपवर्ड शिफ्ट होता है। जैसे ही IS आपका अपवर्ड शिफ्ट होगा, इफ़ यू कैन सी द इंटरेस्ट रेट्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। व्हेन द इंटरेस्ट रेट्स आर इंक्रीजिंग, इसकी वजह से क्या होता है, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो इंटरेस्टेड नहीं रहते हाई इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो मार्केट में से एग्जिट लेते हैं। अगेन, crowding out is a scenario whenever there is an expansionary fiscal policy, IS curve shifts rightward due to which the interest rates rise. When interest rates rise, the investment
falls, when the investment falls, why the investment is falling? Because private sector is crowding out due to higher rates. जितना पोटेंशियल था ना मार्केट में, हो सकता है पूरा आपकी इनकम इतनी बढ़ती Y2 तक, बट क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो मार्केट में क्या हो गया, लोगों ने मार्केट एग्जिट कर दी, तो अब आपकी इनकम सब इस लेवल तक बढ़ी है, इतनी नहीं बढ़ी. ये वाला पूरा एरिया आपका लॉस हो चुका है. वाई? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट. अगेन लेट अस ड्रॉ द डायग्राम. This is the normal IS curve. IS LM. IS और ये IS1 ड्यू टू एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी एंड दिस इज़ योर LM कर्व, राइट. आपको अब क्या करना है, एक चीज़ नोट करनी है, जैसे ही आपका IS आगे बढ़ेगा उसकी वजह से आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा है. वेन एवर द इंटरेस्ट रेट्स आर राइजिंग ड्यू टू विच इन्वेस्टमेंट आपका फॉल होगा. कौन सा? प्राइवेट सेक्टर का, क्योंकि वो लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं हायर इंटरेस्ट रेट पे. जो पोटेंशियल था ना इकनॉमी का यहाँ तक आने का, वो सारा कम हो जाता है. अब इकनॉमी सिर्फ यहाँ तक आ रही है. ये होता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट. सो अगर हम यहाँ पे देखें इस वाले केस में, जब आपका LM कर्व इज़ हॉरिजॉन्टल हियर, तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपकी इकनॉमी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट रेट पे फ़र्क नहीं आया. जब कोई इंटरेस्ट रेट पे इम्पैक्ट नहीं है तो इन्वेस्टमेंट पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा. इसलिए आप देखोगे फुल पोटेंशियल ग्रोथ ऑफ योर इनकम. तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, नो क्राउडिंग आउट. कोई क्राउडिंग आउट नहीं है. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनकम पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, इनकम बढ़ा ही नहीं, चेंज ही नहीं आया, बट इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गई. इसका मतलब डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट पे बहुत फ़र्क आया होगा, गिरी होगी, और इनकम भी इन शॉर्ट आगे एग्रीगेट डिमांड फॉल होने से गिर सकती है. इसलिए यहाँ पर 100% क्राउडिंग आउट होगी. ठीक है, लेट अस रीड व्हाट वी हैव जस्ट स्टडीड टिल नाउ. So there are two extreme cases. Case 1 is your clinician, case 2 is the classical. Classical में हमने पढ़ा, जैसे ही आपका एक क्लासिकल केस बन रहा है जो कि ऐसा है, ये वाला, इसका LM हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है और LM का स्लोप क्या होता है, K/H, राइट. अगर यहाँ पे हम देखें, ये वर्टिकल कर्व है, मतलब इसका स्लोप कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट. सॉरी, यहाँ पे इसका कैसा स्लोप हो जाएगा, इनफाइनाइट. ये स्लोप आपका इनफाइनाइट है, और इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, के, बट यहाँ पे इनफाइनाइट रहेगा, सॉरी 0 रहेगा, तो आपका ओवरऑल आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा. तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका स्लोप इनफाइनाइट है. इसका मतलब है कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से क्या हो रहा है,